नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर और मैं हूं अनुभव उपाध्याय। साथियों, पश्चिम एशिया में एक ऐसा रक्षा समझौता हुआ है जिसने भारत की स्ट्रेटेजिक चिंता बढ़ा दी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तीनों एक साथ आए हैं और किसी एक पर हुआ सशस्त्र हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। अब जरा इस कॉम्बिनेशन को ध्यान से समझिए। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार और बड़ी सैन्य ताकत है। तुर्की के पास तेजी से बढ़ती डिफेंस टेक्नोलॉजी है और ड्रोन है। और वहीं सऊदी अरब के पास पैसा है, एनर्जी पावर है और गल्फ में बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है। इसलिए इसे कुछ लोग इस्लामिक नाटो कह रहे हैं, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं। क्या यह सच में नाटो जैसा मिलिट्री अलायंस है? क्या इससे पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कोई बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त मिल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत ने इस इमर्जिंग इक्वेशन का जवाब पहले से तैयार कर रखा है? आज के इस पूरे वीडियो में हम पूरे पावर गेम को समझेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और आपके जो भी विचार है वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन। आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी, इस्लामिक नाटो, भारत के लिए क्या इससे खतरा हो सकता है? इसी पे चर्चा की जो है वो शुरुआत होगी कि क्या पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की की जो नई तकड़ी है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। साथियों, पश्चिम एशिया में एक बार फिर ऐसी खबर आई है जिसका असर सिर्फ मक्का या रियाद तक सीमित नहीं रह सकता। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने एक ऐसे रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसमें तीनों देशों ने कहा है कि किसी एक पर हुआ सशस्त्र हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। सुनने में यह एक सामान्य डिफेंस एग्रीमेंट लग सकता है, लेकिन जरा इस तस्वीर को बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो एक तरफ पाकिस्तान है जिसके पास परमाणु हथियार और एक बड़ी सैन्य ताकत है। दूसरी तरफ टर्की है जो नाटो का सदस्य होने के साथ साथ पिछले कुछ वर्षों में अपने डिफेंस इंडस्ट्री, ड्रोन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी को तेजी से मजबूत कर चुका है। और तीसरी तरफ सऊदी अरब है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी इकोनॉमिक में से एक होने के साथ साथ गल्फ रीजन में बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। यानी तीनों देशों की ताकत एक जैसी नहीं है। पाकिस्तान सैन्य और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाला देश है तो टर्की टेक्नोलॉजी और डिफेंस एक्सपर्टाइज वाला देश है, जबकि सऊदी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और रीजनल इन्फ्लुएंस लेकर आता है। इसलिए कई जगह इस समझौते को इस्लामिक नाटो जैसे नामों से भी पेश किया जा रहा है। लेकिन यहां आपको पहले बहुत सावधानी रखना जरूरी है कि इसमें नाटो का दूसरा संस्करण मान लेना अभी सही नहीं होगा। राइटर्स और अल जजीरा की रिपोर्टिंग के मुताबिक समझौते की कलेक्टिव डिफेंस लैंग्वेज जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी वास्तविक मिलिट्री कमिटमेंट्स और इंप्लीमेंटेशन अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। तो फिर सवाल यह नहीं है कि क्या इस्लामिक नाटो बन गया, असल सवाल यह है कि क्या पश्चिम एशिया में एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन रहा है, और अगर बन रहा है तो इसका असर भारत के ऊपर कितना ज्यादा होगा। क्या पाकिस्तान को इससे नई स्ट्रेटेजिक ताकत मिलेगी? क्या टर्की भविष्य में पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को और बढ़ा सकता है? क्या सऊदी अरबिया पाकिस्तान को आर्थिक सुरक्षा और सपोर्ट देकर उसकी पोजीशन को मजबूत करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत ने इस बदलते समीकरण के लिए पहले से अपनी रणनीति तैयार कर रखी है? इस सारे सवालों का एक एक करके हम जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। साथियों, सबसे पहले उस जगह को समझिए जहां यह समझौता हुआ है। समझौता जो हुआ है वो पश्चिम एशिया में हुआ है। आज का मिडिल ईस्ट सामान्य स्थिति में नहीं है। ईरान के साथ चल रहे बड़े सैन्य संघर्ष, गल्फ देशों पर मिसाइल और ड्रोन का खतरा, लाल सागर की अस्थिरता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव ने पूरे रीजन की सिक्योरिटी कैलकुलेशन को बदल दिया। सऊदी अरबिया के लिए यह बहुत गंभीर मामला है। उसकी इकोनॉमी एनर्जी एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है। उसकी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मैरीटाइम रूट्स की सुरक्षा सीधे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई। हाल के महीनों में सऊदी को ईरान से जुड़े हमलों और उससे सहयोगी ग्रुप से थ्रेट्स का सामना करना पड़ा है। राइटर्स ने 6 अगस्त को एक रिपोर्ट किया था जिसमें उसने बताया था कि रियाद को ईरान बैक्ड फोर्स की ओर से अपने एनर्जी फैसिलिटीज, पोर्ट्स और एयरपोर्ट पर संभावित हमलों की चिंता थी। यानी सऊदी अरबिया इस समय केवल पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहा है। उसकी पहली चिंता अपने आसपास के बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए इसको लेकर। और इसी जगह पाकिस्तान महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरबिया का मिलिट्री रिलेशनशिप नया नहीं है। दशकों से दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉपरेशन रहा है, लेकिन इस साल यह कॉपरेशन एक नए स्तर पर दिखाई दिया है।
रॉयटर्स के अनुसार मई 2026 में पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया के करीब 8,000 सैनिक, JF-17 फाइटर जेट, ड्रोन और चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया था। इस डिप्लॉयमेंट को सऊदी अरबिया फाइनेंस कर रहा था और इक्विपमेंट पाकिस्तानी पोस्टल ऑपरेट जो है वो कर रहे थे। यानी आज का ट्राइलेटरल एग्रीमेंट किसी अचानक हुई दोस्ती का परिणाम नहीं है, इसके पीछे पहले से बन रहा सिक्योरिटी रिलेशनशिप मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हुए मामले को और भी बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। यह समझौता क्यों हुआ है? तो सबसे पहला बदलता पश्चिमी एशिया है, जहां एक तरफ ईरान, दूसरे तरफ सऊदी अरब, पाकिस्तान, मतलब सब आपको देखने को मिल रहा है टर्की जिस प्रकार से चेंज हो रहा है। अब यहां हम टर्की को लेकर बात करेंगे। साथियों, टर्की के पास नाटो का लंबा मिलिट्री एक्सपीरियंस है। उसने पिछले वर्षों में अपने डिफेंस इंडस्ट्री को काफी मजबूत किया है। खासकर ड्रोन और दूसरे मिलिट्री सिस्टम में टर्की ने अपनी इंडिजीनियस कैपेबिलिटी बढ़ाई है। पाकिस्तान के साथ टर्की के डिफेंस टाइज भी पहले से मजबूत हुए हैं। तो अगर तीनों को एक साथ देखें तो एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन सामने आता है। सऊदी को सिक्योरिटी चाहिए, पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए, तो टर्की को रीजनल इन्फ्लुएंस और डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाना है। और यही तीनों इंटरेस्ट इस नए अरेंजमेंट को महत्वपूर्ण बनाते हैं। अब यहां एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। साथियों, अगर कोई कहे कि नाटो जैसा इस्लामिक सैन्य संगठन बन गया है तो इसे पूरी तरह से सही मान लेना जल्दबाजी होगी, क्योंकि नाटो सिर्फ एक घोषणा या समझौता नहीं है। उसके पीछे दशकों पुरानी संस्थागत व्यवस्था है, साझा सैन्य योजना है, एकीकृत कमांड व्यवस्था है और सामूहिक रक्षा को लागू करने की स्थापित प्रक्रिया है। वही पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की के इस समझौते को सामूहिक रक्षा की भाषा जरूर देखने को मिलेगी। यानी अगर तीनों में से किसी एक देश पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसी स्थिति पैदा होने पर बाकी दो देश जो हैं वो किस स्तर पर सैन्य सहायता देने के लिए वास्तव में बाध्य होंगे। और यही वो बिंदु है जहां इस समझौते और नाटो के बीच बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। इसलिए फिलहाल इसे नाटो का विकल्प या उसका इस्लामिक संस्करण कहना सही नहीं रहेगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि समझौते की रणनीतिक अहमियत कम है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई बार किसी समझौते की संस्थागत ताकत बनने से पहले उसके राजनीतिक संदेश ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और इस समझौते के जरिए तीनों देश एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि वे अपनी सुरक्षा को पहले के तुलना में ज्यादा करीब से जोड़ना चाहते हैं। खासकर सऊदी अरब के लिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर भविष्य में उसके ऊपर बड़े पैमाने पर मिसाइल या ड्रोन हमले होते हैं तो उसके पास सुरक्षा के लिए केवल पश्चिमी शक्तियों पर निर्भर रहने के बजाय क्षेत्रीय साझेदारों का एक अतिरिक्त सुरक्षा नेटवर्क भी मौजूद हो सकता है। यानी आज की स्थिति में यह समझौता नाटो नहीं है, लेकिन अगर आने वाले वर्षों में इसके तहत संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान, हथियारों में सहयोग और रक्षा उत्पादन बढ़ता है तो इसके रणनीतिक ताकत काफी हद तक बढ़ सकते हैं। और यहीं से भारत के लिए असली सवाल शुरू होता है कि भारत को सिर्फ सुर्खियां देखकर प्रतिक्रिया देने के बजाय यह देखना होगा कि समझौते के बाद जमीन पर वास्तव में क्या बदलता है। क्या संयुक्त सैन्य अभ्यास इससे बढ़ेंगे? क्या खुफिया साझेदारी मजबूत होती है? क्या हथियारों और रक्षा तकनीक में सहयोग बढ़ता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह समझौता सिर्फ राजनीतिक घोषणा बनकर रह जाता है या धीरे धीरे एक वास्तविक सुरक्षा तंत्र का रूप लेता है? क्योंकि असली रणनीतिक असर समझौते के हस्ताक्षर से नहीं बल्कि उसके बाद होने वाली कार्यवाही से तय होगा। तो अभी तक मुझे उम्मीद है कि जो हम चर्चा कर रहे हैं इसको आप समझ रहे हैं। भारत की असली चिंता क्या है, टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब क्या है। साथियों, थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ हम बढ़ते हैं और पाकिस्तान को लेकर हम बात करते हैं। साथियों, अगर हम पाकिस्तान को लेकर बढ़े, पाकिस्तान को लेकर बात करें तो ये हमें समझना जरूरी है कि भारत की असली चिंता क्या है। और इसमें अगर हम पाकिस्तान के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा शायद यह नहीं है कि युद्ध की स्थिति में उसे किसी दूसरे देश की सेना मिल जाएगी। इससे भी पहले मिलने वाला फायदा जो है वो है रणनीतिक समर्थन। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक दबाव, सीमित रक्षा बजट और आधुनिक सैन्य तकनीक की जरूरत जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है।
ऐसे में अगर उसे सऊदी अरब से आर्थिक और वित्तीय सहयोग मिलता है और तुर्की के साथ रक्षा तकनीक तथा सैन्य सहयोग और मजबूत होता है, तो पाकिस्तान के लिए अपनी रक्षा तैयारियों को बनाए रखना निश्चित रूप से आसान हो सकता है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी होगा कि पैसे मिलना और हथियार मिलना एक बात है, जबकि उसके वास्तविक सैन्य शक्ति तैयार करना बिल्कुल अलग बात है। मान लीजिए किसी देश को आधुनिक ड्रोन मिल जाता है, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित सैनिक चाहिए। हथियार खरीद तो लिए गए हैं, लेकिन उनका लगातार मेंटेनेंस चाहिए, स्पेयर पार्ट्स चाहिए और एमुनेशन की जरूरत होगी। इसी तरह कोई आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम खरीद तो लिया गया है, तो सिर्फ मिसाइल लॉन्चर लगा देने से काम नहीं चलेगा। उसके साथ रडार चाहिए, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क चाहिए, ट्रेंड ऑपरेटर चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, इन सभी प्रणालियों को एक दूसरे के साथ जोड़कर इस्तेमाल करने की क्षमता चाहिए। यानी अगर पाकिस्तान को टर्की की डिफेंस टेक्नोलॉजी और सऊदी अरब का फाइनेंशियल बैकिंग मिलता है, तो निश्चित रूप से उसके मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को फायदा हो सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी सभी आर्थिक और सैन्य कमजोरियां अचानक खत्म हो जाएंगी। मिलिट्री पावर सिर्फ हथियारों की संख्या से नहीं बनती, उसके पीछे इकोनॉमी, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, इंटेलिजेंस और लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लानिंग भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब अगर हम टर्की को लेकर बात करें, टर्की को लेकर हम समझने का प्रयास करें साथियों, तो टर्की के लिए पाकिस्तान का महत्व सिर्फ भारत के फैक्टर से तय नहीं होता। टर्की खुद को एक बड़ी डिफेंस एक्सपोर्टिंग पावर के रूप में स्थापित करना चाहता है और इस नजरिए से पाकिस्तान उसके लिए एक महत्वपूर्ण डिफेंस मार्केट भी है और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी। इसलिए दोनों देशों के रिश्ते में सिर्फ जियो पॉलिटिक्स नहीं, यहां तीन चीजें एक साथ दिखाई देती। सबसे पहला बिजनेस इंटरेस्ट, दूसरा मिलिट्री कोऑपरेशन और तीसरा जियो पॉलिटिकल पार्टनरशिप। तीन चीज जो है वो दिख रही। टर्की को पाकिस्तान के जरिए अपने डिफेंस प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ा मार्केट मिल सकता है। पाकिस्तान को बदले में मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और डिफेंस कॉपरेशन का फायदा मिल सकता है। अब सऊदी की तरफ अगर हम बात करें, सऊदी की तरफ अगर हम देखते हैं यहां, तो सऊदी के लिए पाकिस्तान की उपयोगिता एक अलग स्तर पर है। पाकिस्तान के पास एक बड़ी और अनुभवी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान ऐसा पार्टनर हो सकता है जो उसे मिलिट्री मैन पावर, ट्रेनिंग, ऑपरेशनल एक्सपीरियंस उपलब्ध करा सके। यानी तीनों देशों के हित पूरी तरह एक जैसे नहीं है, लेकिन वे एक दूसरे से जुड़ते जरूर हैं। पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक और आर्थिक सपोर्ट मिलता है, तुर्की को डिफेंस मार्केट और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मिलता है और सऊदी अरब को एक मजबूत रीजनल सिक्योरिटी पार्टनर मिलता है। और यही इस पूरे पैक्ट की सबसे महत्वपूर्ण फाउंडेशन है, क्योंकि किसी भी अलायंस की असली ताकत सिर्फ इस बात से नहीं होती कि उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। असली ताकत इस बात से है कि हर सदस्य दूसरे सदस्य को क्या दे सकता है और बदले में उसे क्या हासिल हो सकता है। अगर इन तीनों देशों के बीच ये गिव एंड टेक आने वाले वर्षों में और मजबूत होता है, तभी यह समझौता एक बड़ी स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट में बदल सकता है। अब फिर से एक सवाल कि क्या भारत को इससे चिंता होना चाहिए? साथियों, भारत की चिंता यह नहीं है कि कल टर्की या सऊदी अपनी सेना लेकर पाकिस्तान के साथ भारत से युद्ध करने पहुंच जाए। ऐसा निष्कर्ष निकालना बहुत जल्दबाजी होगा। भारत की असली चिंता इससे कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है। मान लीजिए पाकिस्तान को लगातार बेहतर ड्रोन मिलते हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी मिलती है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड होते हैं, उसके डिफेंस इंडस्ट्री को बाहर से टेक्नोलॉजी और फंडिंग मिलती है और उसके पास इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में दो मजबूत पार्टनर जो है वो मौजूद रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म मिलिट्री सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी असली चैलेंज एक दिन के युद्ध का नहीं है, चैलेंज ये है कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटी किस दिशा में जाती है। और यहां टर्की की भूमिका सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, क्योंकि टर्की सिर्फ वेपन्स बेचने वाला देश नहीं है, वो खुद डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। अगर टर्की और पाकिस्तान के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ज्वाइंट प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस कॉपरेशन बढ़ता है, तो पाकिस्तान को सिर्फ तैयार हथियार नहीं मिलेंगे, उसे कुछ टेक्नोलॉजी को अपने डिफेंस इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करने का मौका भी मिल सकता है। और यही वो पॉइंट है जहां भारत को सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि आज जो युद्ध हो रहा है साथियों, आज के युद्ध के बारे में अगर हम बात करें, तो आज का जो युद्ध है वह इस बात पे तय नहीं होता कि किसके पास कितने फाइटर जेट हैं। तय इस बात पर होता है कि किसके पास बेहतर ड्रोन है, बेहतर सैटेलाइट है, बेहतर सर्विलांस है, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है और बैटलफील्ड में इंफॉर्मेशन को तेजी से डिसीजन में बदलने की क्षमता किसके पास है।
इसलिए भारत के लिए पाकिस्तान टर्की कॉपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शायद कोई एक मिसाइल या ड्रोन नहीं होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। लेकिन यहां भारत को एक बहुत बड़ी गलती से बचना भी होगा, और वो गलती होगी सऊदी अरबिया को पाकिस्तान के साथ खड़ा देखकर यह मान लेना कि रियाद अब भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है। तो प्रश्न यही है कि सऊदी किसके साथ है, पाकिस्तान या भारत, या दोनों के साथ संतुलन। साथियों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतनी सीधी नहीं होती। सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच पुराने डिफेंस रिलेशन है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच भी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक संबंध पिछले वर्षों से काफी मजबूत हुए हैं। भारत के लिए सऊदी अरबिया एनर्जी का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। गल्फ में बड़ी भारतीय कम्युनिटी है। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दोनों देशों के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। इसलिए सऊदी अरबिया के सामने एक बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ पाकिस्तान जिसके साथ हिस्टोरिकल सिक्योरिटी रिलेशनशिप है, तो दूसरी तरफ इंडिया जो एक बड़ी इकोनॉमी और बड़ा मार्केट और गल्फ की स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण पार्टनर है। और तीसरी तरफ सऊदी की अपनी भी प्राथमिकता है, और वो है रीजनल सिक्योरिटी, क्षेत्रीय सुरक्षा। इसलिए जरूरी नहीं कि सऊदी पाकिस्तान डिफेंस कॉर्पोरेशन ऑटोमेटिकली इंडिया सऊदी रिलेशन को खत्म कर दे, बल्कि संभव यह है कि रियाद दोनों रिलेशनशिप को अलग अलग ट्रैक्स पर चलाए। और यही बात भारत के लिए डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी भी बनाती है। अगर भारत सऊदी अरबिया के साथ अपने एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी रिलेशंस को मजबूत रखता है, तो वह यह सुनिश्चित कर सकता है कि पाकिस्तान के साथ सऊदी की पार्टनरशिप सीधे इंडिया सेंट्रिक मिलिट्री अलाइनमेंट में ना बदल जाए। यानी यहां भारत को कन्फ्रोनेशन से ज्यादा डिप्लोमेटिक मैनेजमेंट की जरूरत है। और अब यहां बिग फाइव की बात आती है, जिसकी चर्चा इस पूरे डिबेट में हो रही है। अगर कोई ऐसा फॉर्मल मिलिट्री अलायंस समझेगा तो वह गलत होगा। भारत ने भी यहां एक गेम खेला है। भारत ने बिग फाइव की बात की है। बिग फाइव जिसमें भारत के साथ इजराइल, यूएई, ग्रीस और साइप्रस के साथ अपने रिश्ते अलग अलग कारणों से मजबूत किए हैं, और इन देशों के साथ डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, मैरीटाइम सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी जैसे इस क्षेत्रों में कॉपरेशन भी बढ़ाया है। इजराइल भारत के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। यूएई के साथ भारत का रिश्ता केवल डिफेंस तक सीमित नहीं है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, लॉजिस्टिक भी इससे जुड़ा हुआ है। ग्रीस और साइप्रस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो भारत के लिए मेडिटेरियन रीजन में स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट का रास्ता खोलते हैं। लेकिन इसे पाकिस्तान के खिलाफ चार देशों का मिलिट्री अलायंस कहना भी सही नहीं होगा। भारत की असली ताकत यहां अलायंस नहीं बल्कि नेटवर्किंग है। यानी भारत किसी एक देश से हर चीज नहीं मांगता। जहां डिफेंस टेक्नोलॉजी चाहिए वहां वो एक पार्टनर के रूप में, जहां इन्वेस्टमेंट चाहिए वहां दूसरा, जहां मैरीटाइम कोऑपरेशन चाहिए वहां तीसरा, जहां एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए वहां गल्फ पार्टनर। और यही अप्रोच भारत को स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी देती है। यानी अगर दुनिया में किसी एक कंट्री का पॉलिसी पोजीशन बदलता है, तो भारत के पास दूसरे विकल्प जो है वो मौजूद रहते हैं। अब इस कहानी का एक ऐसा हिस्सा जिसे हेडलाइन अक्सर पीछे छोड़ देती है, और वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी का मुद्दा। साथियों, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, टर्की का कॉपरेशन सिर्फ जमीन पर होने वाला मिलिट्री प्लानिंग तक सीमित रहा तो उसका असर एक तरह का होगा। लेकिन अगर कॉपरेशन मैरीटाइम सिक्योरिटी, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, सर्विलांस और नेवल एक्सरसाइज तक पहुंचता है, तो इसका स्ट्रेटेजिक महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि सऊदी अरबिया की सिक्योरिटी सिर्फ उसकी जमीन की सिक्योरिटी नहीं है, उसकी इकोनॉमी समुद्री रूट से जुड़ी हुई है। ऑयल और गैस की मूवमेंट समुद्र से होती है। ग्लोबल ट्रेड से बड़े रूट गल्फ और रेड सी से जुड़े हुए हैं, और इन रूट में इंस्टेबिलिटी का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं पड़ता है, भारत भी इसका असर महसूस कर सकता है। अगर शिपिंग रूट्स में खतरा बढ़ता है तो फ्रेट कॉस्ट जो है वो बढ़ सकता है, इंश्योरेंस महंगा हो सकता है, एनर्जी इंपोर्ट प्रभावित हो सकता है, और इसका सीधा असर भारतीय इकोनॉमी पर पड़ सकता है। इसलिए भारत के लिए अरबियन सी और इंडियन ओशियन की सिक्योरिटी बेहद महत्वपूर्ण है। यहां इंडियन नेवी की भूमिका सिर्फ युद्ध लड़ने की नहीं, उसे सी लेन सुरक्षित रखने, सर्विलांस करने और संकट के समय इंडियन इकोनॉमिक इंटरेस्ट की रक्षा करने की क्षमता भी बनाए रखनी होगी। और यही वजह है कि इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी और इंडो पैसिफिक पॉलिसी को पूरी तरह से अलग अलग नहीं देखा जा सकता। गल्फ से निकलने वाली एनर्जी और इंडियन ओशियन से गुजरने वाला ट्रेड आखिरकार एक ही बॉर्डर मैरीटाइम सिस्टम का हिस्सा है। और अब इस पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी आता है, और वो खिलाड़ी कौन है? तो वो खिलाड़ी है चाइना। तो असली मोर्चा हमने कहा समुद्र है, अरेबियन सी से लेकर इंडियन ओशियन, और भारत को इसके लिए क्या करना चाहिए इस पर भी हमने चर्चा की है। भारत की असली ताकत क्या है ये भी हमने आपके साथ चर्चा किया, और हमने कहा असली खिलाड़ी अब कौन आएगा। तो असली खिलाड़ी अब इसमें एंट्री जो कर रहा है उस देश का नाम है चाइना। सच, पाकिस्तान और चाइना के बीच पहले से ही गहरे डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेशन है।
पाकिस्तान की मिलिट्री इन्वेंट्री में चाइनीज सिस्टम की बड़ी भूमिका है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी से भी जोड़ दिया है। अब अगर पाकिस्तान एक तरफ चाइना के साथ अपने पुराने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को बनाए रखता है और दूसरी तरफ टर्की के साथ डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाता है और सऊदी अरबिया के साथ सिक्योरिटी रिलेशनशिप मजबूत करता है, तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई दिशाओं में फैलने लगती है। और यह जरूरी नहीं कि चाइना, टर्की और सऊदी अरबिया मिलकर कोई एक यूनिफाइड मिलिट्री ब्लॉक बना ले, लेकिन भारत के लिए चिंता का पॉइंट यह है कि पाकिस्तान के पास अलग अलग रीजन में अलग अलग स्ट्रेटेजिक पार्टनर मौजूद रह सकते हैं और यही मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स की खासियत है। आज कोई देश सिर्फ एक कैंप में नहीं रहता, वह एक देश से वेपन्स ले सकता है, दूसरे से इन्वेस्टमेंट, तीसरे से एनर्जी और चौथे से डिप्लोमेटिक सपोर्ट। इसलिए भारत के सामने चैलेंज भी मल्टी लेयर्ड है और उसका जवाब भी मल्टी लेयर्ड होना चाहिए। तो भारत के लिए पहला काम क्या है? अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को लगातार मजबूत करना है। दूसरा काम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करना है। तीसरा मैरीटाइम पावर बढ़ाना है और चौथा अगर हम बात करें तो गल्फ डिप्लोमेसी पर ध्यान देना है। पांचवा स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भारत को जो है वो ध्यान देना होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम पूरी कहानी को एक बार जोड़ के देखें तो पाकिस्तान सऊदी टर्की एग्रीमेंट को केवल यह देखकर कहना आसान है कि एक इस्लामिक नाटो बन गया है, दूसरी तरफ इंडिया को उसका जवाब देना है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स इतनी सिंपल नहीं है। यह एग्रीमेंट सऊदी अरबिया की रीजनल सिक्योरिटी चिंता से भी जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक सपोर्ट का रास्ता है और टर्की के लिए डिफेंस इंडस्ट्री और रीजनल इन्फ्लुएंस का असर है और मिडिल ईस्ट की मौजूदा इंस्टेबिलिटी ने इन तीनों देशों को एक दूसरे की ओर करीब लाने का कारण बना दिया। भारत के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा मिलिट्री ब्लॉक है या भारत के खिलाफ खड़ा है। साथियों, इसका मतलब जरूर है कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में एक नया वेरिएबल जुड़ गया है और ऐसे समय में भारत की ताकत सिर्फ ये नहीं होगी कि उसके पास कितने फाइटर जेट्स हैं या कितने मिसाइल हैं। भारत की असली ताकत ये होगी कितनी मजबूत उसकी इकोनॉमी है और कितना एडवांस उसकी टेक्नोलॉजी है, कितनी मजबूत उसकी डिफेंस इंडस्ट्री है और कितना सुरक्षित उसकी मैरीटाइम रूट्स है और सबसे महत्वपूर्ण, कितने देशों के साथ भारत अपने हितों के आधार पर मजबूत रिश्ता बना सकता है। इसलिए बिग फाइव को 5 देशों के कोई फॉर्मल मिलिट्री अलायंस समझने के बजाय एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक नेटवर्क के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ अलायंस बनाने से नहीं आती, ताकत तब आती है जब आपके पास इतने मजबूत इकोनॉमिक, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल, डिप्लोमेटिक ऑप्शन हो और बदलती हुई दुनिया में कोई भी नया अलायंस आपको सरप्राइज ना कर दे। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं साथियों, तो पाकिस्तान, सऊदी, टर्की का यह समझौता भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज जरूर है, लेकिन इसे तुरंत भारत के खिलाफ इस्लामिक नाटो मान लेना सही नहीं होगा। भारत की असली ताकत किसी एक मिलिट्री अलायंस में नहीं, बल्कि मजबूत इकोनॉमी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम पावर, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है। आने वाले समय में मुकाबला सिर्फ हथियारों का नहीं होगा, किसके पास ज्यादा विकल्प, ज्यादा टेक्नोलॉजी, ज्यादा डिप्लोमेटिक स्पेस, असली बढ़त उसी की होगी। और यही भारत का सबसे बड़ा जवाब है कि किसी ब्लॉक के पीछे चलना नहीं है, बल्कि खुद इतना मजबूत बनना है कि बदलती जियोपॉलिटिक्स में कोई भी ब्लॉक भारत की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को चुनौती ना दे सके। साथियों, अगर आपको ये एनालाइज यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं। और ऐसे ही आसान भाषा में स्ट्रेटेजिक एनालाइज को सुनने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका साथ जो है वही मुझे, मेरे मनोबल को बढ़ाता है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए, क्या भारत को ऐसे बदलती मिलिट्री ग्रुपिंग के जवाब में फॉर्मल अलायंस बनाने चाहिए या अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने चाहिए? आपके जवाब का इंतजार होगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।